गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है वो जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं उनकी एक सब्जेक्ट है यू डबल ई, जिसका पूरा नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज से उसको भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी थर्ड ईयर वाले भी तो देख सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर अगर कोई भी जानना चाहता है इसके बारे में, क्योंकि ऐसा चैप्टर है इसमें सारे कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोग देखते रहिएगा, और थर्ड ईयर वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, आप इसको शेयर करते रहिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमारी यूटिलाइजेशन जो ये हमारा सब्जेक्ट है इसमें सिलेबस क्या है। तो हमारे पास सिलेबस देख सकते हैं कि हमारे पास सिलेबस में पहला चैप्टर है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है, हिंदी उसका होता है प्रदीपन है। पहला चैप्टर है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट छोड़ के चलेंगे या फिर कुछ स्किप करेंगे। दूसरा हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक हीटिंग। हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि भट्टियों के बारे में सुना होगा या फिर देखे भी है भट्टी के बारे में। तो भट्टियों के बारे में और क्लियर होगा कि किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक कूलिंग है एक चैप्टर। इलेक्ट्रिक कूलिंग का आप घर में ही देख रहे हैं, जैसे आपके पास रेफ्रिजरेटर है, आपका सब इस समय सबके घर पे फ्रिज है, तो वो लोग देख रहे हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक कूलिंग है, एसी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आखिर उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, और डिफरेंस क्या है कि एसी जो हमारी इलेक्ट्रिक कूलर है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, इसमें क्या डिफरेंस है। फिर आगे हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, जिसमें हम वेल्डिंग के बारे में जानेंगे, जैसे आर्क वेल्डिंग हुआ, एसी वेल्डिंग हुआ, डीसी वेल्डिंग हुआ, बहुत सारे टाइप्स के वेल्डिंग होते हैं, उन सब के क्लियर करेंगे, टाइप्स हम के कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे फैराडे लॉ पढ़े थे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे। तो इसमें भी और अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अब तो नहीं चलता है, पहले बहुत जगह अभी भी चलता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में फिफ्थ सेमेस्टर में कुछ जगह इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चलवाई जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। उसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और अच्छा होता है। उसके बाद हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक कंसिड्रेशन है, कि जितनी भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है कि नहीं है। फिर वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर लास्ट में एक चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन, जो सेकेंड ईयर में है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एनर्जी कंजर्वेशन, थर्ड ईयर के लिए भी है। और जो थर्ड ईयर में है शायद फर्स्ट ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर में वो लोग कुछ पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट, तो मुझे लगता है कि आसान होगा। तो सिलेबस अगर आपको लोग के पास नहीं है तो उसकी पीडीएफ मिल जाएंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। और सिलेबस तो दिख ही रहा होगा, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा डिटेल में सिलेबस में, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का। तो जो पहला चैप्टर आज मेरा है, जो जिसको हम लेके स्टार्ट करने वाले हैं, वो है लाइट या फिर इल्यूमिनेशन बोल सकते हैं। तो जो हमारा लाइट है या फिर इल्यूमिनेशन जो हमारे चैप्टर है, पहला इसका इंट्रोडक्शन है। देखिए क्या है कि सबके बारे में बहुत अच्छे से नोट्स बना के या फिर क्लियर करके हम चलेंगे, ताकि हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। क्योंकि बिना नोट्स के या फिर इसलिए मैं नोट्स लेके बैठता हूँ, ताकि कोई भी ऐसा वर्ड नाम मैं बोल दूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन हो जाए या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए। इसलिए मैं नोट्स और एक रफ ज़रूर लेके बैठता हूँ, ताकि नोट्स में ज़रूर देखूँ कि आपको कुछ कोई भी कंटेंट या फिर कोई वर्ड्स आपको गलत मिल जाते हैं तो आपके दिमाग में वही फ्रेम हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी वर्ड आपके दिमाग में गलत फ्रेम हो, तो आप लोग क्लियर करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब जो हमारा एल्यूमिनेशन है, क्या बल्ब तो ऐसा नहीं कि तुरंत हमको इसी सदी में मिल गया, बनने में टाइम लगा था। तो उससे पहले यानी कि 19वीं सदी से पहले, 19वीं सदी से पहले केवल दिन में ही काम करना संभव था, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, और हमारे पास तब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बना सके, या फिर हमारे भारत में या फिर कहीं पे भी इतना आसानी से सुविधा नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी की। तो 19वीं शताब्दी से पहले हम दिन में ही काम करना पसंद करते थे, क्योंकि शाम होते ही काम बंद हो जाते थे, उतनी एक्यूरेसी नहीं आती थी। हाँ, रात में भी कुछ काम होते थे, जैसे रासायनिक तेलों का यूज करके
दीपक जला के, तो ये काम होते थे, लेकिन उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाते थे जितने दिन में होते थे। उस समय सूर्य का मात्र स्रोत क्या था कि उस समय हमें क्या ऊर्जा दे रहे हैं, या फिर हम उस समय दिन में ही प्रकाश का एक स्रोत था। उस समय हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करना जानते थे, या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते थे। तो उस समय सूर्य तो था, लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं था कि हम उसको चेंज करें इलेक्ट्रिकल में, या फिर कैसे उसको और अच्छे से यूज़ करें, तो वो हमें नहीं पता था। तो यानी कि जो हमारा प्रदीपन के बारे में अगर हम इंट्रोडक्शन जानना चाहें, तो 19वीं सदी से पहले हम केवल दिन में काम करते थे, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारे पास ऐसे कोई भी इक्विपमेंट या फिर ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी जिसकी वजह से हम रात में काम कर सकें। केवल हाँ, एक था प्राकृतिक तेल थी जिसको हम दीपक बना के इस्तेमाल करते थे। 19वीं सदी तक या फिर उसके मध्य तक हम इसी प्रकार कार्य करते थे। देखिए क्या है कि सूर्य तो आदिकाल से है, हमें पता ही नहीं है सूर्य कब से है। तो क्या है कि जब 19वीं शताब्दी से पहले दिन में हम कार्य करते थे, तो उस समय सूर्य हमारा क्या प्रकाश का स्रोत था। ऊर्जा का भी स्रोत हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊर्जा उस समय हम ऊर्जा भी ज़्यादा नहीं समझते थे कि हमें इससे कितनी ऊर्जा मिल रही है या फिर क्या है। तो केवल प्रकाश का थोड़ा सा स्रोत था कि हाँ दिन में, हाँ दिन है तो उजाला है, रात है तो अंधेरा है। उस समय के ही प्रोसेस थे। जैसे आजकल ही क्या, अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो क्या वो दिन रात के बराबर ही हो जाता है, लेकिन आजकल लोगों के घर इन्वर्टर है या फिर बैटरी की सुविधा है, जिसकी वजह से रात में दिक्कत नहीं होती है। पहले क्या होता था, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अब जब कुछ टाइम बाद, जैसे 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी तक जब हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हो गया है, तो क्या प्रकाश एक साफ़ सुथरी जगह मिलने लगी, या फिर सुविधाजनक हो गया, एक समान प्रकाश मिलने लगा, थोड़ी रिलायबिलिटी मिल गई। और दूसरी बात है क्लीननेस आती है। जब हमारे पास जब बल्ब का आविष्कार हो गया, तो क्या हुआ कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से उसको चलाने लगे। और इलेक्ट्रिसिटी से जब हम जो भी हम चीज़ें यूज करते हैं, आपको पता है कि वो साफ़ सुथरी होती है, सुविधाजनक होती है, विश्वसनीय होती है। तो बल्ब के आविष्कार से बहुत सारे डेवलपमेंट आए, रात में भी काम करना आसान हुआ। रात में काम करना आसान हुआ तो जो हमारे दिन में काम छूट जाते थे, या फिर क्या होता था कि जैसे अंधेरा हो गया तो कुछ काम छूट जाता था। तो क्या था, अब वो डर नहीं था, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे, तो रात में भी काम करना आसान हो गया। तो मतलब इंट्रोडक्शन का पूरा मिला जुला कि ये है कि प्रकाश के बारे में हमें जानना है कि प्रकाश क्या पहले किस प्रकार मिलता था, अब किस प्रकार मिल रहा है। तो पहले का जो सोर्स था वो सूर्य ही था, प्रकाश का स्रोत। फिर बाद में धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के मध्य की बात से जैसे ही बल्ब आया है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब आने से बहुत सारे सुविधाएं मिली, रात में भी काम करना आसान हुआ। और दिन में भी बहुत जगह क्या होते थे कि अंधेरा रहता था, तो दिन में भी बल्ब से काम करना आसान हुआ। और बहुत से काम हुए, आगे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। केवल इंट्रोडक्शन में इतना याद रखना है कि पहले क्या, 19वीं सदी से पहले क्या थी, 19वीं सदी के बाद क्या है। अब आगे देख लेते हैं कि लाइट क्या है थोड़ा सा, क्योंकि लाइट तो आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट कर चुके हैं, 10th कर चुके हैं, तो आप लाइट के बारे में जान रहे हैं। तो वो लाइट अब जान रहे हैं, हमें इस टाइम पे, या फिर जो इस सब्जेक्ट में लाइट है उसके बारे में ही ध्यान देना है कि वो कहना क्या चाहता है। लाइट में क्या है, एक ऐसी ऊष्मा ऊर्जा जिससे जीव जंतु की आँखों को दृश्यता का भान होता है, प्रकाश कहलाता है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा हमारी आँखों को मिले, कि या फिर ऐसी ऊष्मा मिले जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकें। आपको पता है कि जैसे सूर्य दिन होता है, क्या हमें प्रकाश मिलती है, हमें प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर कोई चीज़ हमें दिखाई देती है। वो कॉन्सेप्ट आप 10th में ही पढ़ चुके हैं, 12th की हैं तो पढ़ चुके हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग जानते हैं। तो प्रकाश का केवल यहाँ पे मतलब है एक ऐसी ऊर्जा हमारी आँखों को मिले जिसकी वजह से हम हुए या जीव जंतु हैं वो किसी चीज़ को आसानी से देख सकें। और दूसरी बात है, सबसे पहले ही आप लोग ये भी जान लीजिए कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का स्रोत है, उसी तरह लाइट भी एक एनर्जी का स्रोत है। लाइट भी एक एनर्जी का स्रोत है, तो इसको भी बोल सकते हैं इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर नहीं, अगर कोई भी पॉइंट होगा तो आप लोग मैसेज कमेंट कर सकते हैं। अब आती है कि हमारी प्रकाश की प्रकृति क्या है। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना कि इंट्रोडक्शन क्या है, थोड़ा सा प्रकाश जाना क्या है। अब हमको उसकी नेचर के बारे में जानना है कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का तापमान अगर बढ़ाया जाता है तो वो गर्म हो जाता है और उसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विकिरण होने लगती है।
वो आपको सबको पता है कि अगर कोई एक छड़ गर्म कर रहे हैं या फिर कुछ भी गर्म कर, ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। कुछ भी आप गर्म करें तो उसकी बॉडी धीरे धीरे हीट हो जाती है, और वो क्या हो जाती है, हम हीट तो होती है लेकिन बाद में ऊष्मा, जैसे अगर वो आप पकड़ रहे हैं तो आप भी, आपकी हाथ में भी गर्माहट का एहसास होता है, तो वो क्या विकिरण के रूप में होने लगती है। ऐसे देखिए क्या है कि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है कि अगर कम तापमान का तरंगदैर्ध्य है और अधिक तापमान का तरंगदैर्ध्य है, तो जो अधिक तापमान का तरंगदैर्ध्य है वो बहुत लंबी होगी, और कम तापमान का तरंगदैर्ध्य जो है वो मतलब छोटी छोटी होगी बोल सकते हैं, या फिर जो भी है। तो ये थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को। ये वाली एक पॉइंट है, नोट्स मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अपना नोट्स आप बनाएंगे तभी कुछ फ़ायदा होगा। तो याद रखिएगा कि अगर कम तापमान का तरंगदैर्ध्य है तो क्या होगा, अधिक तापमान के तरंगदैर्ध्य की जो है वो अधिक लंबी होगी, और कम तापमान वाली तरंगदैर्ध्य छोटी होगी। ये याद रखना है, यहाँ पे लिखा भी मैंने, कम तरंगदैर्ध्य की यानी कम तापमान की तरंगों की तरंगदैर्ध्य अधिक तापमान की तरंगों की तरंगदैर्ध्यों से लंबी होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद आप एक चीज़ और आती है कि हमारी आँखों को किस किस तरंगदैर्ध्य की चीज़ें अगर मिले तो हम देख सकते हैं। तो हमारी आँखों के लिए जो तरंगदैर्ध्य ज़रूरी है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी कई बार जेईई में भी पूछ चुका है ये, कि हमारी आँखों के लिए कितनी दृश्यता ज़रूरी होती है। तो याद रखिएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक हमें ज़रूरी है हमारी आँखों के लिए। अब आती है कि सूर्य से हमें ऊष्मा या प्रकाश जो भी मिलता है वो कितना मिलता है। सूर्य से हमें जितना ऊष्मा मिलता है वो 5 गुणे 10⁻22 हार्स पावर लगभग 50,000 मिलियन बिलियन मिलती है। मतलब सूर्य से जो हमें प्रकाश के रूप में या फिर ऊष्मा के रूप में मिलती है वो 50,000 मिलियन बिलियन मिलती है। लेकिन पृथ्वी पर उसका बहुत छोटा सा भाग आता है। अब पृथ्वी पे जो हमारे आ रहा है, पृथ्वी पे हमारे केवल 2.5 गुणे 10⁻10 हार्स पावर यानी कि 250 बिलियन ही आ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ 50,000, कहाँ 200। तो हमारी जो हमारी सूर्य से प्रकाश मिल रही है तो वो तो इतने बड़े अमाउंट में वहाँ से मिल रही है, लेकिन रास्ते में ज़रूर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या फिर कोई ऐसा कोई वस्तु है, पिंड है, जिससे वो टकरा। देखिए एक चीज़ और है कि जब किसी वस्तु से या पिंड से सूर्य के प्रकाश को टकराता है तो वो क्या होता है, या तो उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है या उससे परावर्तित हो जाता है। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, और ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ क्लियर हो गया होगा प्रकाश की प्रकृति में, प्रकाश का नेचर कैसा है, और सूर्य से हमें प्रकाश कितनी, उस प्रकाश का नेचर पता हो गया कि जब कोई वस्तु गर्म होती है उससे तो क्या हो जाती है, उसमें ऊष्मा आ जाती है, क्योंकि वो जैसे ही पूरी बॉडी गर्म होती है उसको हम छूते हैं या फिर उसके समीप आते हैं तो हमें ऊष्मा का एहसास होता है। तो प्रकाश अगर है तो वो विकिरण के रूप में हो जाता है। और उसके बाद एक चीज़ ये याद रखने की ज़रूरत है कि कम तापमान की तरंगदैर्ध्य जो है अधिक तापमान की तरंगदैर्ध्य से छोटी होती है, और अधिक तापमान की तरंगदैर्ध्य लंबी होती है। आँखों की दृश्यता का भाव जो है वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा। ये हमेशा रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दो बार आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक जो तरंगदैर्ध्य क्या होती है वो हमारी आँखों के लिए अच्छी होती है, उससे अधिक जो हमारी होती है वो आँखों के लिए अच्छी नहीं होती है। सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है वो हमें 50,000 मिलियन बिलियन मिल रही है, लेकिन हमें उसका बहुत छोटा भाग मिल रहा है जो 250 बिलियन मिल रहा है। सॉरी, हमको थोड़ा सर्दी है इस वजह से मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी। अब आते हैं कि देखते हैं कि सूर्य से प्राप्त इस ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से जो हमें ऊर्जा यानी कि जो हमने बोला है कि 250 मिलियन या 250 बिलियन जो मुझे मिल रहा है, जो हमें सूर्य से ये ऊर्जा मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रेडिएंट एनर्जी बोल रहे हैं, यानी कि विकिरण ऊर्जा बोल रहे हैं। यानी कि ये क्लियर रखिएगा कि जो हमारे पास 50,000 मिलियन बिलियन है,
यानी कि जो हमारे पास 50,000 यानी कि 5×10⁻22 हार्स पावर मिल रहे हैं, इसका केवल 40% ही मिल रहा है। यानी कि जो 50,000 मिलियन बिलियन जो हम एक लगभग का आंकड़ा है कि सूर्य से ऊष्मा के रूप में मिल रहा है या प्रकाश के रूप में मिल रहा है, लेकिन हमें मिल केवल उससे इतना ही रहा है, केवल 40% मिल रहा है। यानी कि 60% हमारा क्या हो रहा है कि कहीं पे दूसरी जगह जा रहा है या फिर कहीं पे किसी वस्तु से टकरा रहा है, यानी कि कुछ भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें पूरा नहीं मिल रहा है। आपको ये भी पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ऐसा भी नहीं कि उसका कहीं तिरछा हो गया या फिर कहीं पे, हाँ जब कहीं कोई वस्तु से टकराएगा तभी वो उसका परावर्तन होगा, ऐसा नहीं कि अपने आप से हो गया क्योंकि वो सीधी रेखा में चलती है। ये तो बहुत पहले से आप लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोग को बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं, हमें 40% ही मिलता है, यानी कि 50,000 जो मिलियन बिलियन मिल रहे हैं तो उसका 40% मिल रहा है। ये विकिरण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह इथर माध्यम से तरंग के रूप में गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरंगों की गति तरंग दैर्ध्य आवर्ती के बीच संबंध होता है। मतलब जो हमारा प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह भी ही बिल्कुल होती है। ये भी सीधी रेखा में चलती रहती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये केवल सीधे चलती रहती है। और इसमें क्या, इसके तरंगों की गति तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच में एक फार्मूला है, जो फार्मूला आपको दिख रहा होगा। फार्मूला इसको v = नीटा लैम्डा इससे दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी कि प्रकाश की चाल जो है हमारी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में। तो फार्मूला याद रख लीजिएगा। फार्मूला पे कभी आगे अगर न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो फार्मूला आप लोग अच्छे से याद करते रहिएगा। और कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट कर लीजिएगा। अगर इसके रास्ते में कोई बाधा आती है तो वह परावर्तित हो जाती है या उस वस्तु को अवशोषित कर लेती है। तो क्लियर, मैंने अभी जैसे पहले ही बताया कि अगर प्रकाश रास्ते में आ रही है तो उसकी कोई वस्तु अगर टकरा रही है तो उससे वो परावर्तित हो जाता है या उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। यही इसकी प्रॉपर्टी है। अब क्या है कि थोड़ी सी जानना ज़रूरी है कि जो हमारे कलर होते हैं उसमें कितनी तरंग दैर्ध्य होती है या फिर कितना हमारे लिए हार्मफुल है या फिर कौन से अच्छे हैं। तो यहाँ पे कुछ तरंग दैर्ध्य हैं जिसको मैंने लिखा है, जैसे वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। तो वायलेट का क्या है कि वो 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ब्लू क्या है 4750 एंगस्ट्रॉम होती है। ग्रीन हमारी 5500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। येलो क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम होती है। और रेड 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि सबसे कम जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो वायलेट होती है और सबसे अधिक जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो रेड होती है। आप खुद देख सकते हैं, अगर कोई ब्लू चीज़ है या फिर वायलेट है या ग्रीन है तो उसमें चीज़ें हमें थोड़ी सी साफ दिखाई देती है, लेकिन अगर रेड कहीं पे है तो वहाँ पे तरंग दैर्ध्य इतनी अधिक होती है कि वहाँ की चीज़ें क्लियर हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो जैसे ही एंगस्ट्रॉम बढ़ता जाएगा उसमें विजिबिलिटी कम आती जाएगी और उसको जैसे ही वो चीज़ें बढ़ती हैं उसको इंफ्रा में आती है। और जैसे एंगस्ट्रॉम अगर कम है तो वो अल्ट्रा में आती है, अगर एंगस्ट्रॉम अधिक है यानी कि तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसको इन्फ्रा में लिखते हैं। ये थोड़ा क्लियर रखिएगा। जैसे वायलेट के पास हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम है तो इसको क्या अल्ट्रा वायलेट बोल सकते हैं। ब्लू को भी अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा ब्लू बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अधिक होगा, जैसे इंफ्रा रेड को हम इंफ्रा रेड बोल रहे हैं। यानी कि अगर हम वायलेट की बात करें तो क्या ये अल्ट्रा वायलेट है, और अगर रेड की बात करें तो ये इंफ्रा रेड है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ये भी याद करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है या फिर हरे रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, हमारे आँखों के लिए कितनी है, कौन सी तरंग दैर्ध्य हमारी आँखों के लिए। आपको पता है कि 4000 से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक, यानी कि ये जितने भी कलर हैं वो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। इससे अधिक अगर एंगस्ट्रॉम हुआ किसी भी चीज़ का तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी या फिर उसको देखना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा। एक ग्राफ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज की क्लास में केवल ये ग्राफ ही होगा। इस ग्राफ में मैंने ये दिखाया हुआ है कि आँखों की अपेक्षित संवेदनशीलता व तरंग दैर्ध्य के बीच एक वक्र है। जैसे रिलेटिव सेंसिटिव फॉर ह्यूमन आई, अगर हमारी आँखें हैं उसके बीच में
और हमारे तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या है, एक मैंने वक्र दिखाया है या वेव है। देखिए यहाँ पे एक तरफ क्या है, मैंने यहाँ पे अपेक्षित संवेदनशीलता दिखाई हुई है और एक तरफ तरंग दैर्ध्य। एक तरफ क्या मतलब ह्यूमर कितना दिख सकता है या फिर इसकी क्या उसकी क्षमताएं हैं। अपेक्षित क्या है मतलब किसी एक व्यक्ति की कितनी अपेक्षाएं होती हैं, कैसे वो देख सकता है। और एक तरफ तरंग दैर्ध्य है जो हमारे मानक है, जैसे 4000 क्या है वायलेट के लिए हैं, 4500 क्या है नीले के लिए हैं, तो ऐसे इधर लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्व क्या है, बढ़ रहा है, एक टाइम पे बढ़ रहा है, यानी कि 5000 पे हमारे कर्व बढ़ गया है, फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि क्या होती है, कम तरंग दैर्ध्य की चीज़ें हमें आसानी से दिख सकती हैं, उसको देखने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे ही तरंग दैर्ध्य बढ़ती हैं थोड़े से हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। तो ये वक्र थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, क्योंकि पीछे मैंने ये कलर वाला जो भी बताया तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसको ज़रूर ग्राफ आप लोग बना के देखिएगा, और अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि और लोगों की मदद हो सकती है। जितना भी मैंने आज का क्लास लिया है, अगर उसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। और PDF भी मिल जाएंगे इस पूरे, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा PDF मिल जाएगा। थैंक यू।